मैं कुछ बातें संगठनात्मक बारे में कुछ आपसे आग्रह से करूंगा। हमने पिछले साल 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा किया है। आलोक कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस प्रकार का देश हम बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार के देश के भविष्य को बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार से देश की तकदीर को बदलना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे संगठन को जिस विचारधारा के आधारित आगे ले जाना चाहते हैं, वैसे कार्यकर्ता और नेता हमको तैयार करने होंगे। रामो मांगी जी कहते थे कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। हमारे में कोई पूर्णांक नहीं है। बहुत सी चीजें सीखी जा सकती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अब सीखने का कुछ नहीं रखा, वो जीवन में प्रगति और विकास नहीं कर सकते। कभी कभी छोटे छोटे कार्यकर्ता भी ऐसी बात बताते हैं कि जो सीखने लायक होती है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्रशिक्षण, हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे अच्छे मंत्री काम करें, एमएलए अच्छा काम करे, हमारे एमपी अच्छा काम करे, हमारे पार्टी के पदाधिकारी अच्छा काम करें, हमारे सिद्धांतों के आधार पर, हमारे विचारों के आधार पर राजनीति का उपयोग करके देश के भविष्य का निर्माण करना, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, यही हमारा मिशन है। राजनीति में आशा आकांक्षा होना स्वाभाविक है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि व्यक्तिगत आशा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा बाजू रखिए। मैं नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। देश के लिए काम कर रहे, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रहे, दीनदयाल जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन की प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे इस मातृभूमि को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाना है। इस बात के लिए हम काम कर रहे हैं। ये हमारा विचार है, ये हमारा मिशन है। कौन कुर्सी पर बैठा, कौन नहीं बैठा, किसके गले में बड़ा हार, किसके गले में छोटा हार, किसका प्रोटोकॉल, काहे का प्रोटोकॉल, छोड़ दो। मैं तो प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं करता। पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अडवाणी जी जैसे हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, उनके पैर पड़िए। और युवा नेता है, उनके पैर पड़ने की परंपरा गलत है, बहुत बार कह चुका हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आदेश दे रहा हूं, ये लाचारी का प्रतीक है। ये फैमिली पार्टी में चलती है, जो माँ बेटों की पार्टी है, पिता पुत्र की पार्टी है, जो प्रोप्राइटरी कंसर्न है, वहां लाचारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम सब एक हैं। आप भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूं। ये पैर छूने वाली बात को समाप्त करिए। किसी के पैर छूने का कारण नहीं, और कहीं पड़ता होगा तो उसको बोलो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। हाथ जोड़कर मैं कहता हूं, हम सब कार्यकर्ता और बराबरी के कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हो सकता है, एमपी एक्स एमपी हो सकता है, एमएलए एक्स एमएलए हो सकता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यही हमारा सबसे बड़ा गौरव है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को ध्यान में रखकर सभी कार्यकर्ता एक है। ये माँ बेटों की, पिता पुत्र की वन मैन आर्मी जैसे प्रोप्राइटरी कंसर्न होलसेल की दुकान नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है, ये जनता जनार्दन की पार्टी है। और इसीलिए मेरे जैसा पोस्टर चिपकाने वाला और दीवालों पर लिखने वाला और चुनाव के पर्चे बांटने वाला, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता जो अभी भी दिल्ली के रोड को नहीं जानता, वो केवल कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, अडवाणी जी बैठे, उस कुर्सी पर मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को बैठने का सौभाग्य मिलता है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। उसको बरकरार रखे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये प्रोटोकॉल का नाटक बंद करो, बिल्कुल नहीं रखना। मुझे बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, मेरी कुर्सी का उसका हार बढ़ा, ये क्या है? अपने पार्टी का कल्चर नहीं है। हम सब कार्यकर्ता हैं, मिलकर काम करेंगे देश के लिए, समाज के लिए और गरीब के लिए। मिलना है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ये कांग्रेस में प्रथा है, हमारे यहाँ नहीं है।
नो वन कैन स्टॉप द रेज ऑफ द सन। सूरज के किरण जब निकलते हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारे में ताकत और क्षमता है तो भारतीय जनता पार्टी में आपका सम्मान है। आपकी अगर क्षमता है, इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। कहीं लाचार मत बनिए, कहीं मिलिए मत, कोई डेलीगेशन मत दीजिए। अगर आप में ताकत होगी तो आप निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ध्यान में रखिए, फिजिक्स में था कि जितना वजन डालोगे पानी में उतना पानी ऊपर आएगा। आपका वजन बढ़ाओ। दो रेखाएं, एक आपकी और एक दूसरे की है। किसी के बारे में गलत मत बोलो, अपनी अच्छाई को बढ़ाओ। और दो मार्ग है, दो रेखा, एक आपकी और दूसरे की है। तो दूसरी कोई पोच देंगे तो आपकी बड़ी हो जाएंगी, दूसरी की पोचने में मत पड़ो। अपनी रेखा को बड़ा करो। आपका वक्तृत्व, आपका नेतृत्व, आपका कर्तृत्व, आपका सामाजिक सहभाग, आपकी पॉपुलैरिटी आपके गुणों से, आपके नेतृत्व से बढ़ेगी। उसको बढ़ाते जाओ और पार्टी में उनकी कदर होगी, उनका सम्मान होगा। जितनी आपकी शक्ति होगी उतना आपको निश्चित रूप से आपको हिस्सा मिलेगा, इसकी चिंता मत करिए। और इसलिए संगठन में गुणात्मक परिवर्तन लाइए। जिस प्रकार से हमारे में से कोई पूर्णांक नहीं, हम अपूर्णांक है। हमारे व्यक्तित्व को, नेतृत्व को, कर्तृत्व को अच्छा भाषण कैसे देना। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं कभी भाषण नहीं देता था। थोड़ा सा गड़बड़ ज़्यादा करता था स्कूल में, तो हमारे यहाँ स्वातंत्र के रौप्य महोत्सव पर कार्यक्रम हुआ, तो लड़के लड़कियाँ भाषण देते थे, अटक जाते थे, तो पीछे से हम आवाज़ लगाते थे कि पानी पी, पानी पी, पानी पियो। तो हमारे हेड मास्टर ने हमको पकड़ा और खूब मारा और मुझे कहा कि तुम तो क्रिकेट अच्छा खेलते हो पर भाषण तो नहीं दे सकते, दूसरे प्रयास करें तो उनकी मजाक उड़ाते हो। तो मैं थोड़ा सा मतलब ठीक है, आज से क्रिकेट बंद, भाषण देना शुरू करें। और मैं भाषण देना शुरू किया, मुझे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिला। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो चीज़ के पीछे लगेंगे वो मिल जाती है। और इसलिए आप में भी पोटेंशियल है, गुणवत्ता है, आवश्यकता है उसको। जैसे हीरे को, डायमंड को हम पहलू देते हैं, वैसे आपकी गुणवत्ता को आकार देने का काम इस प्रशिक्षण के द्वारा होगा और राज्यों में इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। मैं आखिरी में एक ही बात आपको कहूँगा कि विकास की राजनीति हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे विचारों के आधार पर हमारी इकोलॉजी, हमारी इकोनॉमी, हमारी इथिक्स, ये तीन बातों पर हमने इन सब बातों को आधारित किया है। इथिक्स हमारे सिद्धांत है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारी कटिबद्धता है, और इकोनॉमी राष्ट्र का सर्वांगीण आर्थिक विकास जो आर्थिक चिंतन के आधार पर करना है वो हमारी इकोनॉमी है। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इन सब बातों को हमको प्राधान्यता देनी है। ई गवर्नेंस हो, गुड, उसके साथ भी हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस और विथ ई गवर्नेंस अनेक प्रकार की योजनाएं हमने की है। असंगठित क्षेत्र के 1 लाख से ज़्यादा कामगार 2 दिन पहले रामलीला मैदान पर आए थे। हम गरीबों की पार्टी के रूप में पेश हुए, मजदूर, किसान, गरीब लोग वहाँ आए थे। बहुत अच्छा चित्र था। बहनों और भाइयों, देश हमारी तरफ बड़ी अपेक्षा से देख रहा है। मछुआरा हो, बुनकर हो, छोटे कारागिर हो, सबका विचार करने वाली पार्टी, गांव गरीब मजदूर किसान की पार्टी। और 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी का किया हुआ वो भाषण, जिस भाषण में दीनदयाल जी ने कहा था कि वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ हमको लड़ना है। गुड गवर्नेंस के द्वारा, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस, सुशासन, आर्थिक सुशासन के द्वारा हम देश का विकास करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाएंगे। और इतना ही नहीं, तो विशेष रूप से मैं विवेकानंद जी को आज याद कर रहा हूँ। उनका एक वाक्य मैंने लिख कर लाया है, निश्चित रूप से हम सब के लिए वो प्रेरणा स्तोत्र है। विवेकानंद जी ने कहा था, अमरनाथ की गुफा में ध्यान लगाकर मुझे अनुभव हो रहा है कि भारत माता दिव्य शक्ति से युक्त होकर प्राचीन आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासन होने जा रही है। वह समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। बहनों और भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि विवेकानंद जी का यह सपना, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का सपना,
पूरी दुनिया का नंबर 1 की शक्ति हिंदुस्तान को बनाने का सपना, सामाजिक, शैक्षणिक, राष्ट्रीय, आर्थिक सभी क्षेत्र में उन्नति और विकास। एक तरफ आर्थिक प्रगति होगी और दूसरी तरफ सामाजिक सद्भाव और समता का विचार होगा। और जो हमारी विरासत, संस्कृति, इतिहास से जो विचारधारा मिली है, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, जो नैतिकता का विचार हमने लिया है, जो इतिहास से प्रेरणा ली है, एक तरफ आर्थिक विकास होगा और दूसरी ओर विश्व गुरु बनकर पूरे दुनिया को आध्यात्मिक वैचारिक दृष्टि से मार्गदर्शन करने की ताकत अगर दुनिया में किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। यही विवेकानंद जी ने कहा। बहनों और भाइयों, पूरे हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ स्वामी जी ने कहा, उसके अनुसार फिर से एक बार वो संदेश दोहरा कर यहाँ से जाइए, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। हमें अक्षरशः आचरण में लाना चाहिए। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान। और जिस कांग्रेस ने और यूपीए ने इस देश को कलंकित किया है, उसको हम उखाड़ कर फेंक देंगे और एक सुनहरा हिंदुस्तान का सपना हम पूरा करके दिखाएंगे। यही संकल्प करके आप यहाँ से जाइए, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी विषयों को छुआ और कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन दिया। मुझे अटल जी की कविता वो याद आकर चलना होगा। लाखों कार्यकर्ता पूछते हैं अटल जी का स्वास्थ्य कैसा है। इस उम्र में उनका स्वास्थ्य ठीक है। वो टेलीविज़न देखते हैं, वो पहचानते हैं, वो थोड़ी आप सबके सामने मैं आज स्वयं शोक प्रस्ताव रख रहा हूँ। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक माननीय सुदर्शन जी का देहांत हुआ। सुदर्शन जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे और व्यक्तिगत रूप से मुझे उनका बार बार मार्गदर्शन मिलता था। वो स्वदेशी विचार के कट्टर समर्थक थे और विशेष रूप से बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल, बायोमिथेनाइजेशन, अल्टरनेटिव एनर्जीज, इन विषयों में उन्होंने बड़ा आग्रह करके मुझे प्रेरणा दी इस विषयों में काम करने की। विज्ञान के क्षेत्र में खुद इंजीनियर थे, बहुत अच्छे विद्वान इंजीनियर थे। उनका गोल्ड मेडल उनको मिला था, पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए, समाज के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में समर्पित किया था। मुझे याद है, मैं जब विद्यार्थी था तो आसाम के आंदोलन पर उनके विचार मैंने सुने और हम सबको उन विचारों ने बहुत प्रेरणा दी। सुदर्शन जी, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे स्वदेशी का विचार हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से विचार हो, बायोफ्यूल जैसे क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्रों में उनका चिंतन बहुत मननीय था। लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैदिक खेती, इसका प्रयोग उन्होंने किया था। मैं जब भोपाल में उनको मिलने के लिए गया था तो संघ कार्यालय के ऊपर उन्होंने ऐसे खेती का प्रयोग किया था जो देखकर सब लोग निश्चित रूप से अभिमानित होंगे कि उतनी कटिबद्धता उनकी उस विषय के साथ थी।